सब 90s के ही गाने को रीमिक्स कर रहे हैं। जुबिन नौटियाल ने बेवफाई के गाने सब रीमिक्स किए। यंगस्टर्स को क्या चाहिए, गाना छोटा चाहिए, 3 मिनट 3.5 मिनट के अंदर। कैफी कॉफी डी में गए आप, आपने गिटार उठाया और एक गाना गाया। जी जी, जगजीत सिंह, कोई फरियाद तेरे दिल में। देखो तुम बिन जो है वो एज यू नो कि आशिकी के बाद टी सीरीज का 6 प्लैटिनम डिस्क एल्बम। बैंक के हमारे कुछ गाने थे, तुम्हारे सिवा कुछ ना, छोटी छोटी रातें। कोई फरियाद जो गाना था वो कैसे बना? इट वॉज अ एक्सपेरिमेंट, टोटल एक्सपेरिमेंट। लोग जब गए शाहरुख को मिलने ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ दिल तो पागल है, जय कपूर जी को फोन करता था, सर जगजीत जी को 1 घंटे के लिए स्टूडियो चाहिए। उस जमाने में जो भी गाने बनते थे तो क्या प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ करता था? और आई पुट माई बेस्ट, आई कॉल्ड ऑल द म्यूजिशियंस ऑफ बॉलीवुड, प्रदीप सूरी जी, हारमोनिका, सोमू सील, अनुराधा जी के साथ मैंने कितने गाने किए। मैं हमेशा उनको एक फोन करता हूँ। सोनू निगम जी के साथ बहुत मस्ती होती थी, तो वो ना मेरे वॉइस में वो माइक पे गाता था पहले गाना। तो एक दिन में मॉर्निंग टू नाइट गाना खत्म हो जाता, पूरा रिदम है ना वो 4 ट्रैक में रिकॉर्ड होता था। तेरा मिलना पल दो पल का, महबूब स्टूडियो में हम गाने जब किए तो वो मीटर ऊपर ही जाता था टाक। कितना जरूरी है म्यूजिक प्रोडक्शन? बहुत ही जरूरी है। न्यू जनरेशन व्हिच वी कॉल जेन ज़ी, ये लोग ओपन है। मैं कितने यंगस्टर्स को जानता हूँ जो किशोर कुमार जी के फैन है, मोहम्मद रफी साहब के फैन। टुडे प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटीट्यूड ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब स्क्रैच भेजता हूँ तो मैं ऑलमोस्ट 90% गाना प्रोग्राम करता हूँ। आपके पास एंजॉयमेंट के लिए पेमेंट है, फॉरेन जाने के लिए पेमेंट है, लेकिन अपने म्यूजिक प्रोड्यूसर के लिए पेमेंट। हाउ टू यूज एक्यूस्टिक इंस्ट्रूमेंट, देन हाउ टू यूज AI विद एक्यूस्टिक इंस्ट्रूमेंट। यही टेक्नोलॉजी अगर 90s में होती तो आप अच्छा सीला दिया को कैसे ट्रीट करती बताइए? ये काली काली आंखें, फुल ऑर्केस्ट्रेशन था लेकिन बीट प्रोग्रामिंग ही था। मैंने ठीक ठाक पढ़ाई किया। किसी ने एक्सक्यूज मी निखिल, कैन यू डू दिस? मैं बात कर सकता हूँ इंग्लिश में। अरिजीत सिंह जी फॉर ही संग ऑल दोस क्लासिकल सॉन्ग्स। उसने ये भी गाया, तुम ही हो, खुद के गाने बना रहे हो, कोई बात नहीं। अगर किसी कंपोजर ने बोला ऐसा गाना है तो आप क्या करोगे? आप वही एक्सपोज हो जाओगे। कभी भी मेरे खुद के गाने मैं सुनता नहीं। आपको रैप म्यूजिक पसंद है? वो लड़की कितनी क्यूट है, वो सब गोविंदा जी ने रैप तो गाया। क्या क्या टी सीरीज ने एक बिटर बिट्रेयल करके वो गाने को वापस लाया। टी सीरीज ने हमको क्रेडिट, आपका गाना कहीं ना कहीं अगर बजेगा तो आपको इसका रॉयल्टी आएगी। जितने भी मैंने 1990s से काम किया सब रॉयल्टी मेरा आ रहा है। निखिल विनय हैड 22 प्लैटिनम डिस्क सर। ये अच्छा सीला जो गाना है जी, ठीक है, उसके लिए सोनू निगम ही आपकी चॉइस की? इश्क में हम तुम्हें क्या। 12 बजे मैं गुलशन जी से बात किया, 12:15 ही ऑर्डर्ड द हार्मोनाइजर फ्रॉम सिंगापुर। अच्छा, तो निखिल जी 90s में जो गाने थे वो आज की डेट में जी, जो आज का जो ट्रेंड चल रहा है, कहाँ तक वो कंपटीशन दे सकते हैं अगर उस तरह के कंपोजिशन अभी बने तो? मेरे हिसाब से बहुत चलेंगे, क्योंकि देखो अभी लेटली आपने अगर देखा है तो सब 90s के ही गाने को रीमिक्स कर रहे हैं। मेरे कम से कम 20 गाने आ चुके 90s से, इंक्लूडिंग अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, जो सोनू जी ने वापस गाया। तो यू कैन सी दैट ज्यादातर उन लोग रिपीट ही कर रहे हैं। मेरे अगम जी के एल्बम के गाने, अखिलेश सचदेवा कोई सिंगर है ना, उन्होंने भी गाया, कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक। जुबिन नौटियाल ने सब जो बेवफाई के गाने सब रीमिक्स किए टीसीज के। तो इट्स ओनली द साउंड डिजाइन एंड द अप्रोच। यंगस्टर्स को क्या चाहिए, गाना छोटा चाहिए, 3 मिनट 3.5 मिनट के अंदर। उनको थोड़ा सा न्यू इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, थोड़ा गिटार्स, और उनको थोड़ा सा जो स्केल है थोड़ा सा हाई टाइप स्केल चाहिए। फीमेल रेंज थोड़ा लो चाहिए, बस यही है। एंड अ लिटिल न्यूनेस इन द सिंगिंग, नॉट इन द ओल्ड स्कूल, लाइक लिटिल न्यू, लाइक अ बैंड। जो अरिजीत जी ने वो स्टाइल शुरू किया ना, वो बैंड टाइप स्टाइल चाहिए उनको। दैट्स द ओनली डिफरेंस, बाकी कुछ नहीं है। आज का यंगस्टर कैसा म्यूजिक सुनना चाहता है कि आप एक कैफी कॉफी डी में गए, आपने गिटार उठाया और एक गाना गाया। ही डजंट माइंड दैट सॉन्ग। वो नहीं बोल रहा कि आप वायलिन रिकॉर्ड करो, वो नहीं बोल रहा ये करो वो करो। ही वांट्स अ सिंपल सॉन्ग जो आप गिटार पे रिकॉर्ड कर रहे हो। आप समझे ना? हाँ। तो जैसे आपने कुछ भी गाना लिया, अपने गिटार पे बजा लिया, ही इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट सॉन्ग इन हिज प्लेलिस्ट। ओके निखिल जी, एक्चुअली मुझे कुछ आपसे और भी पूछना था, कोई आपके एक्सपीरियंस बताइए ना। जैसे कि आपने बड़े बड़े सिंगर को डब किया है, सोनू निगम को डब किया है, आपने लता जी को डब किया है जी, आपने जगजीत सिंह, कोई फरियाद तेरे दिल में। हाँ, और मुझे खास करके जानना है आपका तुम बिन का एक्सपीरियंस। वो फिल्म का कैसे गाने आपके पास हुए? करेक्ट। कैसे गाने रिकॉर्ड हुए? करेक्ट। ठीक है, क्या क्या हुआ उस टाइम? देखो तुम बिन जो है वो एज यू नो कि आशिकी के बाद टी सीरीज का 6 प्लैटिनम डिस्क एल्बम है। मीन्स अभी तक जो जैसे आशिकी का म्यूजिक जो नदीम श्रवण जी का म्यूजिक था, उसके बाद जो सेल फिगर है वो तुम बिन ने टच किया ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ना।
बहुत सारे और भी गाने बिके, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम बिन मालूम नहीं जैसे आशिकी था, लोगों के दिल में बस गया। करेक्ट। तो मैं भी खुद कभी हैरान होता हूँ कि ये कैसे हुआ, बट बारीकियों में मैं फटाफट मैं आपको बताता हूँ। हम लोग भूषण जी के घर में बैठे थे, हम लोग एल्बम का सेटिंग कर रहे थे। तब बहुत पहले अनुभव सिन्हा जी ने कुछ बोला था कि आप मुझे फिल्म नहीं देंगे, आप ये नहीं देंगे, तो भूषण जी ने खास हमको बुलाया कि आप लोगों से हमको कुछ बात करनी है। तो हम लोग गए, हम लोग ने लंच डिनर किया। तो भूषण जी ने अनाउंस किया कि मैं एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है तुम बिन, जिसकी स्टोरी और डायरेक्शन अनुभव सिन्हा करेंगे। करेक्ट। और आप म्यूजिक डायरेक्टर हो, और उसने कुछ साइनिंग अमाउंट हमको दिया और बोलो अभी से शूटिंग शुरू करेंगे। मोटा मोटी में अनुभव जी ने एक ब्रॉड आउटलाइन फिल्म का हम लोग को समझा दिया। आधे घंटे में उसने समझाया हम लोग को। और वैसे हम लोग ने सोचा कि हम लोग वो फिल्म कर रहे हैं, तो बैंक के हमारे कुछ गाने थे, जैसे तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, छोटी छोटी रातें, ऐसे सुना दिए हम लोग ने गाने कि चलो हम लोग सिटिंग कर रहे। तब सिटिंग का माहौल था, ऐसा नहीं था कि स्क्रैच मेरे घर पे भेजो, मैं फोन पे सुनूंगा। तो मैंने हारमोनियम लेके मैंने कुछ सुनाया हमारे बैंक में से, विनय ने कुछ अपने बैग से जो हमारी स्टॉक थी सुनाया। एंड दैट्स हाउ यू वोंट बिलीव इट कि फर्स्ट डे ही ना 3 गाने लॉक हो गए कि तुम बिन में ये 3 गाने रहेंगे। कौन कौन से गाने थे? वो छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, ऐसे ही बस सुना है। देखो ये कुछ गाने हैं, हम लोग सिटिंग कर रहे हैं, वो ना हो छोटी छोटी रातें, वो हमारा बैंक का गाना था। छोटी छोटी रातें लंबी एंड लोग जो कहने लगे। बस ये 3 गाने भूषण जी ने मार्क किए। अजय कपूर जी आप जरा नोट करना, ये तुम बिन में ये गाने तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली गाने थे या इनके अकॉर्डिंगली? नहीं, गानों के अकॉर्डिंगली ये 2 गाने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली नहीं थे, ये लव सॉन्ग थे जो इनकॉर्पोरेट करना था। लेकिन बाकी जो गाने थे वो हम लोग को सिचुएशन के हिसाब से बनाना था। और जो जगजीत सिंह जी का जो गाना था कोई फरियाद, हाँ कोई फरियाद जो गाना था, वो कैसे बनाया? वो सिचुएशन जब अनुभव जी ने सुनाया ना कि वो लड़का जो है प्रियांशु चैटर्जी है, उसने वो लड़के को एक्सीडेंट में गलती से मार उड़ा दिया उसने। स्टोरी के अकॉर्डिंग अभी उसको वहां जाके प्रायश्चित करना है। तो वहां जाता है वो शाह इंडस्ट्रीज में और देखता है यार पूरा तबाही हो चुकी है। मीन्स वो शाह इंडस्ट्री, उसकी जो फियांसे है संदली सिन्हा जी, चीज वो तो टोटली टूट चुके हैं, बिजनेस भी गया। उसके पिताजी एज इट इज उनका तबीयत ठीक नहीं, विक्रम गोखले साहब का। तो प्रियांशु जी को फिर लगता है कि यार नहीं यार मुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं बोलूंगा मैं। और साथ ही साथ उसको संदली सिन्हा जी के साथ प्यार भी होने लगा। तो उसी तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। एक तो आपको उनको बोलना है कि सॉरी यार मेरे हाथ से राकेश बापट का डेथ हो गया, मैं जानबूझ के नहीं, मैं गाड़ी चला रहा था तो लग गई गाड़ी। सेकेंडली फिर वो इश्क भी हो गया। और तो हम लोग बहुत विनय और हम लोग बहुत सोच रहे थे इसके बारे में, व्हाट शुड बी दिस सॉन्ग यार। तो हम लोग ने सोचा कि आउट ऑफ द बॉक्स एक गाना होना चाहिए। तो लिरिक्स आपको मिला कि आपने? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक धुन है ना, हम लोग ने बहुत पहले कुछ बनाई थी। हम लोग जब गए शाहरुख को मिलने, शाहरुख जी को मिलने ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ दिल तो पागल है, हम लोग एक रूम में बैठे थे तो कुछ हम लोग गुनगुना रहे थे। कौन सा था वो? कोई फरियाद का एक धुन ऐसे बन गया था, हल्का फुल्का कोई गा रहा था, मैंने शुरू किया, विनय ने शुरू किया। धा 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 रा 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 रा। वो ट्यून को ऐसे हम लोग ने भूषण जी को लिफ्ट पे सुनाया। तो फैज भाई ने क्या किया, फैज अनवर साहब ने क्या 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 तो उसने उस सिचुएशन में उसी समय 15 सेकंड में मुखड़ा लिखा, गाओ कोई फरियाद, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो, जैसे दबी हो तूने आंखों, दिस इज ट्रूथ आई एम टेलिंग यू। तो भूषण जी को गाना समझ में आ गया 90%, लेकिन बोला कल बैठते वापस। घंटी तो बजी उसकी, दिस इज ट्रूथ। छोटी मोटी ट्यून थी वो, लेकिन फैज भाई ने जो लिखा ना गाना, वो टाक करके बैठ गया। तो नेक्स्ट डे हम लोग ने कीबोर्ड पे वापस वो गाना विद लिरिक्स सुनाया। तो भूषण जी ने बोले ये गाना करेंगे, बट आप अरेंजमेंट के बारे में सोचो, क्योंकि पिक्चर थोड़ा मॉडर्न था, शॉट इन पैनाविजन कलर। तो फिर सुरेश लालवानी जी आके ये साउंड डिजाइन हम लोग ने क्रिएट किया। तो इस गाने के लिए आपने जगजीत सिंह जी को क्यों चुना? क्योंकि इट वुड बी आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा हटके करना था, एंड दैट वाज द बेस्ट टू ब्रिंग जगजीत जी इनटू द सॉन्ग।
इट वाज अ एक्सपेरिमेंट, टोटल एक्सपेरिमेंट विच वर्कड। और ड्यूरिंग द डबिंग कम से कम जगजीत जी के 6 मुखड़े हैं मेरे पास थे, कम से कम 6-7 अंतरे थे, क्योंकि जब भी वो अंधेरी आते थे ना, उनका मन था चल एक बार मैं और गा लेता हूँ गाना। अच्छा, बार बार मीन्स ऐसे आते थे, क्या हो रहा है भाई? मैं बोला सर मैं एक बार वो अंतरा गाना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ मेरे दोस्त भी सुनना चाहते हैं। दिस इज अ ट्रू स्टोरी। तो मैं अजय कपूर जी को फोन करता था, सर जगजीत जी को 1 घंटे के लिए स्टूडियो चाहिए। हाँ करो। कौन से स्टूडियो में रिकॉर्ड होता था? ये था गोल्डन चैरियट स्टूडियो, टी सीरीज की जो बिल्डिंग थी, प्लॉट नंबर B32 B14। उस गाने का जो अरेंजमेंट जो था 90s में जो किया था वो बहुत मॉडर्न था। हाँ, मैं इसका क्रेडिट सुरेश लालवानी जी, जगदीश लालवानी जी और राजू लालवानी जी को दूंगा। ये गाना जो प्रोग्रामिंग हुआ चेंबूर में हुआ था, बिकॉज अनुभव सिन्हा ने इतना अच्छी तरह से उन्होंने ये स्क्रिप्ट हमको समझा कि इट्स गोइंग टू बी शॉट इन पैनाविजन कलर, ये लोकेल्स होंगे, ये शॉट्स होंगे, उन्होंने पूरा स्टोरी बोर्ड बनाया। तो वी डिसाइडेड वी हैव टू कीप अ वेरी मॉडर्न साउंड डिजाइन। और ये मैं जगजीत जी के साथ भी डिस्कस किया कि सर थोड़ा सा ये स्क्रिप्ट के हिसाब से, एंड ही वाज वेरी स्वीट। तभी सुनते थे हम गाने तो हमको फील होता था कि बहुत मॉडर्न म्यूजिक, बहुत मॉडर्न वे से बनाया है। बट हम लोग ने पूरा वो वायलिन्स और वो सब डाला हम लोग ने, उसमें 40 वायलिन है, 40 वायलिन्स, 8 चेलोस, 10 वियोला। अच्छा निखिल जी, और एक बात आपसे पूछता हूँ कि उस जमाने में जो भी गाने बनते थे तो क्या प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ करता था? जो हम लोग के जो गाने थे 4-5 लाख तो होता था उस जमाने में उस टाइम के 4-5 लाख आराम से तो क्योंकि 40 वायलिन्स होते थे। आज अगर हम कोई फिल्म का गाना करते क्या एवरेज? वही होगा सर, कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट थोड़ा महंगा हो गया, बिकॉज इफ यू यूज गुड म्यूजिशियंस। तो तभी का महंगा था कि अभी का महंगा? नहीं, अभी महंगा है लेकिन गाने में कुछ है ही नहीं। अगर आप कंपेयर करोगे तभी के 5 लाख और अभी के 5 लाख में बहुत फर्क है। हाँ, 90s में 5 लाख ऐसा सर, 3-4 लाख तो होता, हर गाना होता था। और उसमें जो अरेंजर का जो फीस होता था वो कितना होता था? अराउंड 40-50,000 रुपीज होता था। 50,000 यस। कंपोजर को भी अच्छा खासा मिलता था। और कंपोजर को जो तभी रिम्यूनरेशन मिलता था और जो अभी मिल रहा है उसमें कितना डिफरेंस? बहुत फर्क है। अभी बहुत ज्यादा हो गया। अभी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा हो गया ना? अभी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन हम लोग को उस समय जो मिलता था अच्छा मिलता था, बाय गॉड्स ग्रेस, क्योंकि वी आर डिलीवर्ड नो। देखो सिंपल है, आपको वो मिलेगा जो आपका प्राइस है मार्केट में। मार्केट प्राइस जो अगर आप मार्केट में आप वैल्यू क्रिएट करोगे तो वही प्राइस मिलेगा आपको। तो मार्केट में वैल्यू उस टाइम पे क्रिएट करने के लिए आपको कंपटीशन भी देना पड़ता था ना? आपको काम अच्छा करना पड़ता था। वो अगर आप काम अच्छा करेंगे काम बिकेगा। अगर पब्लिक ने आपको एक्सेप्ट किया तो आप हिट हो गए। आप हिट हो गए तो आप प्राइस मांगो। बिल्कुल। तो कंपटीशन ऐसा सच आपको किसी और कंपोजर से ऐसा आपने किया है, हुआ है? देखो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सच बोलूँ ना, हम लोग का जो नजरिया था कि हम अपना काम अच्छा करें, ये मेरी थिंकिंग है और मेरे ख्याल से विनय की भी वैसी थिंकिंग थी जब हम निखिल विनय थे। वी बिलीव्ड इन डूइंग आवर वर्क सर। इसलिए अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपना काम करता हूँ। मैं जरूर सुनता हूँ क्या हो रहा है। ऐसा भी होता था ना कि इसकी फिल्म है, इसने इतना बड़ा बिजनेस किया, इतना बड़ा गाने हिट हो गए, तो प्रेशर तो रहता है कि हमें अभी नई फिल्म मिल रही है तो हमको भी उतना ही बड़ा हिट देना है। देखो प्रेशर अलग है, देखो वो क्रिएटिव प्रेशर होता है। क्रिएटिव प्रेशर तो होता है, आज भी होता है, क्योंकि थोड़ा सा इनसिक्योरिटी का भी पार्ट आता है ना उस टाइम पे। मैं इन जनरल बता रहा हूँ, जो भी काम कर रहा है, अगर आप उस लेवल पे हिट नहीं दे रहे हो जिस लेवल पे आपके कॉम्पिटिटर हिट्स दे रहे हैं, ठीक है, तो आफ्टर सर्टेन टाइम लोग उनके पास जाना ज्यादा शुरू करेंगे। आपके पास कम है तो एक इनसिक्योरिटी का पार्ट तो रहा होगा। वो तो है, लेकिन मैं फ्रैंकली उस नजरिया से मैंने काम नहीं किया। आई डोंट नो, आप उसको स्पिरिचुअल बोलो, आप उसको जो बोलना है बोलो। अभी भी जो काम आता है ना, आई डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग, आई जस्ट हाउ कैन आई डू दिस बेस्ट। अभी मैंने एक दोस्ती का गाना किया मेरे दोस्त के लिए, बॉबी फिलिप। वो इतना खुश हो गया, मीन्स वो इतनी दुआएं मुझे 20 साल में नहीं मिले जो इस आदमी ने मुझे दिया। बिकॉज जब वो उसने गाना लिखा तो मैंने 1-2 धुन बनाई, फिर मैंने बोला आप ही गा लो, उतना तो आप गा सकते हो। और आई पुट माई बेस्ट, आई कॉल्ड ऑल द म्यूजिशियंस ऑफ बॉलीवुड, प्रदीप सूरी जी, हारमोनिका, सोमू सील, और मैंने उसको ऐसा एक गाना बना के दिया कि आज वो रोज मुझे फोन करता है। एंड ही हैज टोल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल अबाउट मी। एंड पूरा ऑस्ट्रेलिया में सिडनी जो फैब्स मीडिया है, उन्होंने मुझे स्पेशल गिफ्ट भेजा है वहां से कि यू हैव डन सच अ ग्रेट जॉब। सो दैट इज माई विक्ट्री। आपने इतने सारे सिंगर्स को रिकॉर्ड किया जी आपके करियर में, मेरे ख्याल से सारे सिंगर्स को सभी सिंगर्स के साथ, सिर्फ
रह गया किशोर दा और अरे वो तो आपके पहले थे आई थिंक। हाँ सर वो नहीं हो पाया सर। बट जितने भी सिंगर को आपने रिकॉर्ड किया, आप जरा सा थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कैसा रहा उनके साथ रिकॉर्डिंग? देखो मैं आपको सच बात बोल रहा हूँ, ईच सॉन्ग वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और उसका रीजन भी मैं बता रहा हूँ। आप जब कोई सिंगर को गवाना चाहते हो ना, तो मैं वो फोन करता था सिंगर को और उनसे वो गाना मैं सुनाता था फोन पे कि ये गाना है, करेक्ट। अब क्या होता है कि कभी कभी आपको स्केल मालूम नहीं है, फिर आपने रॉन्ग स्केल में गाना रिकॉर्ड किया, फिर वो सिंगर आएगा, अरे यार निखिल जी ये मेरा स्केल ही नहीं है। तो मेरे लाइफ में वो कभी नहीं हुआ। तो आप पहले ही गाना सुनाते थे फोन पे? मैं उन सिंगर को कंफर्टेबल करता हूँ। अगर अनुराधा जी के साथ मैंने कितने गाने किए, मैं हमेशा उनको एक फोन करता हूँ, मराठी में मैं बात करता हूँ उनको, दीदी असं कसं वाटलं, हाँ ऐको, हाँ चालेल चालेल चालेल, इट्स नॉट हाई नो दीदी, नो इट्स गुड ओके बाय। लेकिन ऐसा मैं करता हूँ। और मैं बताऊँ जो हिट गाना था तुम बिन जिया जाए कैसे, तो हम लोग ने भूषण जी को बोला सर ये गाना हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं, हम लोग को चित्रा जी से गवाना है। जरा गाइए ना लाइन। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, हो 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 हो। जब ये गाना मैंने फर्स्ट टाइम सुना था ना, हाँ। तो ये जो हो का जो कोरस पार्ट है ना, मुझे बहुत आउटस्टैंडिंग लगा, बहुत क्रिएटिव है। यस तो सडनली आ जाता है, एक्सपेक्टेशन नहीं रहता कि ऐसा आएगा। जी जी जी, बहुत नाइस। वो कैसे आइडिया आया था गाने के साथ ही बन जाता वो है? नेचुरली आया। तो फिर हम लोग ने सोचा कि मेरे पार्टनर जो थे, विनय ने ही गाया वो पार्ट। अच्छा। अभी मैंने एक छोटा सा पॉडकास्ट उसके बनाया, क्योंकि बहुत लोग पूछे वो किसने गाया, एंड उसका क्रेडिट नहीं है उसमें सॉन्ग में। अच्छा। तो दैट देन वी मेड दिस द थीम ऑफ तुम बिन। बैकग्राउंड में भी ये थ्रू आउट द फिल्म ये आलाप है। तो द मेन थिंग इज कि सिंगर को आपको कंफर्टेबल करना पड़ेगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम तब होता है जब आप आउट ऑफ स्केल गाना रिकॉर्ड करते हो। कौन से सिंगर के साथ आपको ज्यादा इजी रहा है? मतलब आपने बनाया गाना, सुनाया और बस डन। मैं सच बोलूं, मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूँ, कोई भी सिंगर के साथ मेरा प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट ऑल हैव बीन सुपर्ब, ऑल हैव बीन सुपर्ब। मैं आपको क्या बोला कि इफ यू मेक द सिंगर कंफर्टेबल, आपको किसी सिंगर में फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे उदित जी हो, कुमार शानू जी हो। कोई फनी किस्सा याद है आपको किसी सिंगर के साथ? ऐसे नॉट इन दैट वे, जस्ट फनी इंसिडेंट्स। नहीं, मस्ती तो होती है। सोनू निगम जी के साथ बहुत मस्ती होती थी। वो क्या करता था, जैसे मैंने सिखाया, सपोजिंग मैं और उस समय सपोजिंग विनय जी नहीं है, तो मैं उसको गाना सिखाता था गाना, तो वो ना मेरे वॉइस में वो माइक पे गाता था पहले गाना। निखिल जी अभी मैं आपके वॉइस में गा रहा हूँ गाना, मेरे वॉइस में, मेरा थोड़ा सा टिम्बर अलग है, अभी बहुत अच्छा हो गया मेरा सिंगिंग, पहले इतना अच्छा नहीं था। तो वो मेरे वॉइस में वो गाना गाता था, पूरा रिहर्सल मेरे वॉइस में गाता था। ही इज अ वेरी गुड इन दैट। फिर वो अपने वॉइस पे आता था, अच्छा, मेरे आवाज में मेरे साथ बात करता था। तो ये बहुत मस्ती होती थी, जैसे मैं बोलता हूँ ना वैसे वो मुझे आंसर करता था। अपने कुमार शानू जी के साथ भी किए गाने का? अरे सर बहुत, अभी मैंने रिसेंटली भी गाना किया, बताया आपने मुझको। वो भी एक खतरनाक आदमी, डैम गुड, वेरी प्रोफेशनल, वेरी कट टू कट, आएगा प्रैक्टिस करेगा जाएगा। He doesn't have much time to talk and this thing, but जब तक आप खुश नहीं वो गा लेगा गाना। उस टाइम पे जब आप रिकॉर्ड करते थे गाने, तभी पूरे लाइव म्यूजिशियन के साथ रिकॉर्ड करते थे गाने? हाँ, पूरे नहीं, लाइव ऐसा नहीं था, दो स्टेज थे। एक तो पूरा लाइव, सेकंड स्टेज था कि मॉर्निंग में रिदम होता था, शाम को म्यूजिक होता था, टू चंक्स। तो म्यूजिक के जो टेक्स्ट थे वो सारे लाइव हुआ करते थे ना, एक साथ? ये एक साथ होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल वायलिन्स के साथ जो एक साथ है वो मैंडोलिन बजाएगा, स्टार्ट टू एंड होता था कि आप सेगमेंट्स में होते थे? नहीं, तो एक दिन में मॉर्निंग टू नाइट गाना खत्म हो जाता था। मॉर्निंग टू नाइट, या देखो रिदम हो गया, रिदम में क्लिक के साथ गाना होता था, रिदम का एक अलग ट्रैक बनता था। हाँ राइट, पूरा रिदम है ना, वो 4 ट्रैक में रिकॉर्ड होता था, पूरा रिदम कॉर्ड्स सब। टोटल कितने ट्रैक्स यूज करते थे तभी रिकॉर्डिंग के लिए? सी फर्स्ट चंक में अराउंड 4 to 5 ट्रैक्स। देखो 2 मशीन थे सॉन्डर के 16 ट्रैक। तो क्या करते थे पहले, जो 8 ट्रैक का सॉन्डर मशीन जो था फिल्म का, उस पे हम लोग वो रिदम रिकॉर्ड करके उसको बाउंस करते थे, एक क्यू ट्रैक बनाते थे हम लोग। ओके, वो क्यू ट्रैक पे वायलिन डब हो जाते थे, तो मैक्सिमम 16 ट्रैक एक साथ रन हो सकते थे फाइनल मिक्सिंग में। 2 मशीन सॉन्डर के रन होते थे साथ में इन लॉक।
तो मतलब अगर शुरू किया आज सुबह तो शाम तक गाना खत्म होता है। गाना खत्म हुआ जैसे हाँ। With देखो recording सिंपल and है, everything. जैसे रिदम हो गया 4 बजे तक, ठीक है, और रिदम फिर 4 बजे से वायलिन्स, 7 बजे तक वायलिन्स होते थे, उसके बाद सोलोस वो एक साथ बैठते थे, मैंडोलिन सितार एक एक साथ हो जाता था। इसमें बहुत सारा एक मैसेज छुपा हुआ है, पता है आपको। उस टाइम पे मिक्सिंग प्रोसेस वगैरह इतना एडवांस नहीं हुआ करता था। लोग Correct. आज बहुत ज्यादा फोकस करते हैं मिक्सिंग। यस यस ठीक है, आपने जैसे बताया कि सुबह गाना शुरू होता था और शाम को गाना खत्म होता था। यस यस। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अगर सिंगर 10 बजे आना चाहता है तो 10 बजे सिंगर गा के गाना खत्म होके नेक्स्ट डे 8 बजे से मिक्सिंग करके 11 बजे गाना खत्म। मतलब टेक्निकल पार्ट जो था वो एक दिन का ही था। हाँ है ना। हाँ राइट। पर तभी के जो गाने हैं वो अभी भी सुनते हैं लोग, 90s और 90s के पहले भी। अभी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गए। हाँ। लोग ज्यादा टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं, साउंड पे फोकस करते हैं, बट गाने उतने आप याद नहीं रहते। उसका और एक रीजन है, आई डोंट नो, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन उस समय हम लोग या फिल्म के टेप पे रिकॉर्ड करते थे या फिर स्टूडर एनालॉग पे रिकॉर्ड करते थे। जैसे जान एल्बम है, वो टोटल प्रोजेक्ट इज ऑन अ टेप, स्टूडर 24 ट्रैक्स और 8 ट्रैक्स हाई एट। तो वो वार्मथ जो है ना, तेरा मिलना पल दो पल का मेरी धड़कने चुराए, तू बता किस तरह, मैं देख सकता था कि वो लाल तक जा रहा है, जिया जाए हो, तो इट वाज वार्मथ। और वो जो किक रिदम पूरा ना एक अलग साउंड था, एनालॉग, वो वार्मथ था। अभी डिजिटल में क्या है, आप पीक नहीं कर सकते हो, तो जो रूम हेड रेंज है, हेड रूम, वो नहीं मिलता है आपको डिजिटल में, इट विल क्लिप। बट एनालॉग में आपको वो हेड रूम मिलता है, आप थोड़ा सा ऊपर जा सकते हो, प्लस थोड़ा लाल में जा सकते हो, तो एक पंच मिलता था। मुझे अच्छी तरह मालूम है, महबूब स्टूडियो में हम गाने जब किए तो वो मीटर ऊपर ही जाता था, टाक। मैं बोलता था सर, बोलते आप उधर मत देखो, आपको क्या सुनाई दे रहा है, सही है ना, बस आप अपना काम करो। सो देयर वार्मथ ऑफ एनालॉग। वो ढोलक का साउंड ढोलक जैसा लगता था, वायलिन का साउंड वायलिन जैसा लगता था, एक साथ इतने रू बजा रहे। कभी कभी लाइव ड्यूएट भी गाना होता था। हाउ यू विल गेट दैट फील, यू टेल मी। अभी का जो म्यूजिक प्रोडक्शन है उसके बारे में आपको बताइए जरा, आपको क्या लगता है। देखो आज के हिसाब से करेक्ट, बिकॉज वी हैव टू मूव विद टाइम्स, चेंज इज इनएविटेबल। एक ही चीज कंटिन्यूस लाइफ में होगा, वो है चेंज। तो मैं बिल्कुल अडेप्ट किया। और कितना जरूरी है म्यूजिक प्रोडक्शन आज की डेट में। बहुत जरूरी है, क्योंकि जो यंगस्टर्स आए हैं उन लोग एक नए जनरेशन में आए, दे आर रेडी फॉर ऑल दिस टेक्नोलॉजी। बट मैंने एक चीज, अभी कल मैं एक शो देखा जिसमें दब्बू मलिक जी का शो था, उन्होंने सब पुराने शायरों के गाने गाए, मजरू साहब, साहिर लुधियानवी साहब। तो एक यंग लड़की आई और उन्होंने जावेद अख्तर साहब के सब गाने के बारे में बोला कि आई लिसन टू जावेद अख्तर साहब सॉन्ग्स। सो दैट मीन्स द न्यू जनरेशन विच वी कॉल जेन ज़ी, ये लोग ओपन है, उनको अगर गाना अच्छा लगा तो उन लोग, बस वही बात है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं अच्छा लग रहा है। मैं कितने यंगस्टर्स को जानता हूँ जो किशोर कुमार जी के फैन है, मोहम्मद रफ़ी साहब के फैन है, लोग वही गाने सुनते हैं, 90s के ओल्ड सॉन्ग सुनते हैं। एक सिंगर के लिए और म्यूजिक कंपोजर के लिए कितना जरूरी है म्यूजिक प्रोडक्शन। बहुत जरूरी है आज की डेट में, सीखना कितना जरूरी है। देखो, और क्या क्या बेनिफिट्स आपको लगता है कि उससे मिलेंगे एक सिंगर को और म्यूजिक कंपोजर को। म्यूजिक प्रोडक्शन कितना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है आज के जमाने में, क्योंकि नॉट ओनली फॉर सिंगर, फॉर एवरीबडी, सिंगर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपनी। क्योंकि क्या हो गया है कि ये जो मॉडर्न एज है जो अभी का है, इसमें साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका साउंड पुराना है, पुराना इन द सेंस अगर लोगों को ऐसा लगा कि ये डेटेड नहीं है, तो यंग जनरेशन शायद वो गाने को रिजेक्ट करता है। क्योंकि आपने सपोजिंग एक म्यूजिक प्रोडक्शन एक गाना किया और उनको लगा कि ये बहुत पुराना टाइप का प्रोडक्शन है, तो वो उनको लगता है, वो दे डोंट कॉल इट अ डेटेड सॉन्ग। तो पहले क्या था, ऑर्केस्ट्रेशन, सिंगर और लिरिसिस्ट ना, तो चलता था। वो जब एक्यूस्टिक पीरियड था तो कौन वायलिन है कौन क्या है किसी को कोई लेना देना नहीं था अगर साउंड आया। बट टुडे प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, द एटीट्यूड ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने जो प्रोडक्शन किया, जो कंपोजर है, जो एंटायर जो म्यूजिक डायरेक्टर, उसका एटीट्यूड क्या प्रोडक्शन की तरफ, और ये
कब से इम्पोर्टेंट हो गया, जब से साउथ के फिल्म्स हमारे यहाँ हिट होने लगे। जैसे ये जो न्यू कंपोजर्स है, दे हैव डन वेरी गुड साउंड प्रोडक्शन। इनके बैकग्राउंड का भी साउंड प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल देवी श्री प्रसाद जी है, फिर द अदर वंस यू नो द अपकमिंग जो है, तो साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। थामन जी है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हिज नेम। तो साउंड प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूजिक प्रोडक्शन के सिवा बहुत मुश्किल होता है किसी भी आर्टिस्ट को, सिंगर को, कंपोजर को Correct. अपने गाने सुनाने के लिए। हाँ बिल्कुल। देखो एक स्क्रैच में अच्छा, देखो अगर स्क्रैच में अगर प्रोडक्शन अच्छा है तो आधा काम हो गया। मैं जब स्क्रैच भेजता हूँ तो मैं ऑलमोस्ट 90% गाना प्रोग्राम करता हूँ। आप स्क्रैच बना के आगे प्रोड्यूसर को, मतलब जो हाँ। फिल्म बना रहा है उसको आप सुनाते हो विथ ऑलमोस्ट 90% रिजल्ट। क्योंकि देखो आधा क्या हो सकता है, या फिर आधा। गिटार में गाना भेजो। हाँ, ये भी एक चीज है कि मैं धुन गिटार में भेज गिटार के, पे कर सकते। या अगर प्रोडक्शन करो तो फाइनली कर दो। और 90% वो प्रोडक्शन लोगों को अच्छा लगा है। उसका डेफिनेशन नहीं है कुछ, बट गुड साउंड, गुड लॉजिक सैंपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट क्या पता है इसमें, अगर जो कंपोजर है, ठीक है, अगर वो प्रोडक्शन जानता है तो उसके लिए अच्छा है कि वो गाने बना के आगे भेज सकते हैं जी। बट जो प्रोडक्शन जानता नहीं है तो उसको तो फिर वो एक्सपेंस होगा हर गाने की, क्योंकि उसको तो किसी और को हायर करना पड़ेगा। करेक्ट, राइट, करेक्ट। और उसको पे करना पड़ेगा। यस यस। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कंपोजर को अगर वो जानता है म्यूजिक प्रोडक्शन तो Correct. उसके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बनती है इमीडिएट। यस 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 यस। मेरे पास लॉजिक है तो मैं कुछ लूप्स निकालता हूँ। ये मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, उस पर मैं एक आइडिया लेके जाता हूँ, लेकिन मैं किसी से मैं करवाता हूँ। मैंने एक बहुत अच्छा टीम बनाया और मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मैं आज काम कर पा रहा हूँ। कितने म्यूजिक प्रोड्यूसर आपके अंडर है अभी फिलहाल? 2-4 तो है सर। बहुत सारे लोग, जैसे प्रनील मोरे जी है, वो बहुत अच्छा है। संदीप मित्रा है। ये एवरीबडी इज काइंड टू मी, बट आई मेक अ लिटिल पेमेंट। देखो आपके पास एंजॉयमेंट के लिए पेमेंट है, आपके पास फॉरेन जाने के लिए पेमेंट है, लेकिन अपने म्यूजिक प्रोड्यूसर के लिए पेमेंट नहीं है। तो वो इन्वेस्टमेंट है ना सर। वो पेमेंट रखो थोड़ा सा अपने पास, मत करो खर्चा बाकी का, अपने काम पे खर्चा करो। सो आई ऑलवेज पे फॉर माई स्क्रैचेस एंड दे डू इट सो नाइसली कि 90% मेरा गाना पास ही होता है आज के जमाने में। अभी मैंने एक आदित्य बिरला ग्रुप के लिए एक जिंगल बनाया, तो मैंने प्रॉपर प्रोग्रामिंग के साथ मैंने डबिंग करके भेजा गाना विद लिरिक्स। तो वो पास हो गया। वो पास हो गया। मेरा दोस्त है ऋषि मित्तल जी। पास होने के बाद फिर वापस आपने उसको रिप्रोड्यूस किया? मैं रिप्रोड्यूस किया। मेरे दोस्त है ऋषि मित्तल जी, उन्होंने मुझे इतना काम दिया, हमेशा मेरा सपोर्ट। मैं उसके लिए इतना नहीं कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल। और उस दिन आप मिले थे, आपने मुझे कहा था कि मैं एआई सीखने में इंटरेस्टेड हूँ जी। एआई म्यूजिक प्रोडक्शन जी। एआई से आप इमीडिएटली आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है जी। जिनको म्यूजिक मतलब जिनको म्यूजिक थ्योरी पता नहीं जी। ऐसे बहुत सारे कंपोजर है जो म्यूजिक जानते नहीं, म्यूजिक सीखा नहीं है जी। क्लासिकल वेस्टर्न म्यूजिक सीखा नहीं जी। बट दे कैन कंपोज, उनको ट्यून्स आते हैं। हाँ ठीक जी। है, और वो गा के बताते हैं। तो उस वे में एआई आपको बहुत हेल्प करता है। करेक्ट। आप एआई थ्रू आप एआई को बोल सकते हो कि मेरा इस तरह का ट्यून है, इस ट्यून को आप एआई को दो, वो आपके वॉइस को किसी और सिंगर से रिप्लेस कर देगा जी। वो उसी ट्यून के लिए लिरिक्स बना देगा जी। वो उसी ट्यून के लिए आपके लिए बेसिक रिदम पैटर्न बना सकता है। यस। वो रिदम पैटर्न बेस लाइन आप अपने डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन में लेके आइए, फिर उसको एडिट कीजिए, आपका गाना रेडी। ठीक है। हाँ। तो ये सारी चीजें एआई से इजीली बहुत इजी हो गई है। ठीक है। हाँ, इजी मतलब क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल आप लॉजिक में जाते हो और आपको समझो म्यूजिक पता नहीं है, आप कंपोज कर लेते हो, आप रिकॉर्ड कर सकते हो, दैट इज ओके। बट आपको ये पता नहीं है कि मैं क्या यहाँ पे कैसे, ये मेरे को रिदम बनाना है, स्पेसिफिक टाइप का रिदम मेरे गाने के लिए चाहिए और वो मुझे मिल रहा है पर फिर भी मैं उसको उस तरह से नहीं बना पा रहा हूँ जिस तरह से वो चाहिए, आना चाहिए जी। तो आप एआई से बोल सकते हो कि वो रिदम गा के बता सकते हो। ठीक है। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरा खास करके बॉलीवुड में बहुत यूज होता है पैटर्न, इस तरह का पैटर्न मुझे चाहिए, तो एआई आपको पैटर्न बना के देता है। वो आप पैटर्न डाउनलोड कर सकते हो, यस, अपने वोकल के नीचे लगा सकते हो, बेस लाइन भी आप एआई को बोल सकते हो। तो ये चीजें एआई की वजह से बहुत इजी हो गई है। करेक्ट, राइट? आर यू एग्री? आई एग्री। तो आपको क्या लगता है ये इस तरह का अगर कोई प्रोडक्शन करता है तो उसको कितना फायदा हो सकता है इससे? फायदा तो होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन मेरी थिंकिंग है कि एआई के साथ आप अपना क्रिएटिविटी भी डेफिनेटली आप मर्ज करो उसके साथ। आपका क्रिएटिविटी तो है, आपका ट्यून तो आपका ही रहेगा, वो तो एआई कुछ नहीं कर रहा है। बस आपके ट्यून के लिए जो लिरिक्स चाहिए वो एआई बना के दे रहा है, आपके ट्यून के लिए जो रिदम पैटर्न्स है वो एआई बना के दे रहा है, आपके ट्यून के लिए इंट्रो एआई बना के दे रहा है। Yes, ठीक है। yes. तो एआई
आपके मन के हिसाब से कर रहा है। Yes, it's a help. It's a It's a help. help. It's a help. ऐसा नहीं है कि वो अपने हिसाब से कुछ कर रहा है, कुछ भी बना के दे रहा है और आप उसको ले रहे हो और डाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। आप जो कह रहे हो, इसमें इजी वे क्या होता है पता है, कि जहाँ पे आपको एडिटिंग करना पड़ रहा है, अंडरस्टूड, आपको एडिट करके काटना पड़ रहा है एक रिदम बनाने के लिए, वही रिदम वो आप गा के बोल रहे हो उसको, गा के मतलब बोल आप रिदम के बोल के yes. आप उसको बोल रहे हो, निकाल के दे रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा होगा अगर हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, हाँ, या AI बॉलीवुड म्यूजिक प्रोडक्शन और AI विद डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। सुपर, ये कोर्सेस ना ये हेल्प करते हैं 100%। बहुत ही, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है, तो आप सपोर्ट ले सकते हो ना। एक जमाने में लोग अपने असिस्टेंट्स को बुलाते थे कि सर कुछ हेल्प करो, यार कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, तो यू ट्रीट हिम लाइक अ असिस्टेंट ओनली, नो, कि सर कुछ करो, कुछ कोरस पार्ट बना लो अगर कुछ हो। तो वक्त के साथ ये तो रहने वाला ही है। AI सब कुछ कर लेता है आपके लिए, कोरस, हार्मनी, एवरीथिंग। अभी का तो ये तो प्राइमरी स्टेज है AI का। अभी आने वाले सालों में AI इतना अच्छा म्यूजिक आपके लिए बना पाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो आपको रिप्लेस कर देगा आपकी क्रिएटिविटी को, या फिर ऐसा नहीं होगा कि लोग सीधा जाके AI से गाने बना के लेंगे। अभी कुछ ऐसे एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, जहाँ पे आप लिरिक्स डालो, आपको गाने बना के मिलते हैं, ठीक है। पर वो गाने कभी भी आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे। yes. सुनने के लिए अच्छे भी लग सकते हैं, इक्का दुक्का शायद क्लिक भी कर पाए, जी। बट जो ह्यूमन क्रिएशन होता है, एक्चुअली गाने क्या होते हैं, आप जो फील करते हो, जो एक्सपीरियंस करते हो, वो आप गानों के थ्रू बताते हो। yes. जो भी इमोशंस है, तो हर एक का इमोशन स्टाइल अलग होता है, वो AI कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। हाँ, बट अगर आपको कुछ पता नहीं है, मतलब आपको टेक्निकल चीज़ें पता नहीं है, राइट, टेक्निकल चीज़ें पता नहीं है, अरेंजमेंट, प्रोडक्शन के बारे में पता नहीं है, और अगर पता भी है तो पर बेसिक पता है, तो बेसिक सा नॉलेज लेके आप AI के पास जाओ, वो आपके लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। यस, ठीक है, आई एग्री। तो वो जो आपको मिलेगा वो आप किसी अपने सामने वाले प्रोड्यूसर को, मतलब फिल्म प्रोड्यूसर हो या जिसके साथ भी आप एसोसिएट हो, जिसको भी आप अपना ट्रैक सेल करना चाहते हो, म्यूजिक सेल करना चाहते हो या अपलोड करना चाहते हो, तो वो इमीडिएटली समझ सकता है कि आप क्या करना चाहते हो, आपका गाना क्या है, राइट। तो AI मुझे लगता है बहुत हेल्प करेगा आगे जाके। यस, मैं बोलता हूँ कि अगर आज के टाइम में अगर आपको म्यूजिक प्रोडक्शन करना है या एज अ म्यूजिक डायरेक्टर आना है ना, यू हैव टू गेट नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। आपको ये सब सीखना पड़ेगा, प्रोडक्शन सीखना पड़ेगा आपको, ये सब अगर आपको नहीं मालूम आप कोर्स ज्वाइन करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अभी कॉम्पोजिशन का एक हिस्सा बन गया है। बिल्कुल। उस समय जरूरत नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में बहुत जरूरी है। आपको यू शुड नो हार्मनी। आई नो, आपने मुझे उस दिन ही बताया था कि आई वांट टू लर्न AI म्यूजिक प्रोडक्शन। आप उसी दिन आपने बताया। बिल्कुल, मैं सर मैं बताऊं, आज मैं 6 बजे से 12 बजे तक या 8 बजे से 12 बजे तक आई ओनली लिसन टू म्यूजिक ब्लैंक, और मैं स्टडी करता हूँ क्या टेक्नोलॉजी आ गया, ये ऑल दोज वीडियोस, मेकिंग वीडियोस में देखता हूँ। अभी भी सिम्फनीज यूज हो रहे हैं ना वहाँ, तो अभी भी, लेकिन ये लोग सिम्फनीज के साथ टेक्नोलॉजी को मर्ज कर रहे हैं ना। सो हाउ टू यूज acoustic instruments, देन हाउ टू यूज AI विथ acoustic instruments। वोकोडर का क्या नए रंग है, वॉइस सैम्पलिंग के। यही टेक्नोलॉजी अगर 90s में होती तो आप अच्छा सिला दिया को कैसे ट्रीट करते, बताइए। आपने सोनू निगम के आवाज में रिकॉर्ड किया था। करेक्ट। नहीं, सी फ्रैंकली स्पीकिंग, जब 90s की बात में भी ऐसे टोल्ड यू ना कि acoustic म्यूजिक ज्यादा था, पर वहां भी सब ग्रूव्स थे उस समय में। हाँ, लोग ऑक्टोपैड में बजाते थे, प्रोग्रामिंग होता था, वो काली काली आंखें, रिदम मशीन था, वो सब आया था। तो ताबुंदा ने वो गाना प्रोग्राम किया, ये काली काली आंखें, तो उस समय भी वो तम्मा तम्मा लोगे, वो तो टेक्नोलॉजी तो आया था। ताबुन जी ने उसको ये किया था, अरेंज किया था। बप्पीदा का म्यूजिक था। दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट काली काली आंखें। हाँ, वो अनु मलिक जी का गाना था, देव कोहली साहब, ताबुन जी ने उसको किया था। हाँ, वो सोलो गाना था और कोरस बार से था, और उसमें फुल ऑर्केस्ट्रेशन था, लेकिन बीट प्रोग्रामिंग ही था। सो बट अभी क्या हो गया, ज्यादा डिपेंडेंस हो गया, तो यू हैव टू स्टडी, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। अगर जैसे बोलते हैं ना कि जैसे मैं कहीं जाता हूँ, अभी कॉर्पोरेट हाउस में मैं जाता हूँ, तो मैंने ठीक ठाक पढ़ाई किया है। किसी ने एक्सक्यूज मी निखिल, कैन यू डू दिस, मैं बात कर सकता हूँ इंग्लिश में, हाय बॉडी, हाउ आर यू, सो यू फील कॉन्फिडेंट नॉट टू स्पीक टू देम। किसी ने हिंदी में बात किया तो मैं हिंदी में भी जवाब दे सकता हूँ, किसी ने मराठी में जवाब दिया, तो व्हाट इज मेन इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन। वो कहाँ से आया, लैंग्वेज स्किल्स। तो इट्स अबाउट दैट। जब आप म्यूजिक स्किल्स के बारे में बात कर रहे हो, तो जितना भी आप सीखोगे उतना अच्छा है। मैं बोलता हूँ प्लीज लर्न क्लासिकल म्यूजिक ऑल्सो,
मैं सब सिंगरों को बोलता हूँ जो अभी आना चाहते, प्लीज लर्न क्लासिकल म्यूजिक, लर्न म्यूजिक, राग सीखो. मैं कंपोज करता था थ्रू ईयर. कुछ हमारे क्लासिकल सिंगर्स है हमारी पॉडकास्ट में, आई थिंक वो एग्री नहीं करते इस बात से. वो सोचते हैं कि फिल्मों में क्लासिकल म्यूजिक का जरूरत नहीं. ऐसा जरूरी नहीं कि आपको क्लासिकल सीखना ही है, ठीक है. आपको फिल्म म्यूजिक एक अलग ही जॉनर है, ठीक है. तो अगर आप गाना जानते हो ना वो सफिशिएंट है, पर आपको एकदम हार्डकोर क्लासिकल सीखने का जरूरत नहीं. बट हाँ, पर आप अपनी एक्सरसाइज के लिए, गले के लिए, उसके लिए आप थोड़ा बहुत क्लासिकल सीख सकते हैं. देखो सिंपल बात है, हार्डकोर की बात नहीं है. अभी टेक अरिजीत सिंह जी फॉर एग्जाम्पल, जो संजय लीला बंसाली साहब के जो फिल्म्स में आए, ही संग ऑल दोस क्लासिकल सॉन्ग. उसने ये भी गाया तुम ही हो. वाई? वो उसने जो गाने गाए वो आप देखो ना, व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग्स, फ्रॉम द इजीएस्ट सॉन्ग टू द मोस्ट डिफिकल्ट सॉन्ग. क्यों? ये स्टडीड म्यूजिक. अगर आप अपना खुद के गाने बना रहे हो कोई बात नहीं, अगर किसी कंपोजर ने बोला ऐसा गाना है तो आप क्या करोगे? आप वही एक्सपोज हो जाओगे. पता चलता है ये गा रहा है लेकिन नहीं सीखा हुआ है. आप किसी को उल्लू नहीं बना सकते हो. ट्रेंड सिंगर, टेक फॉर एग्जांपल श्रेया घोषाल जी, शी कैन सिंग एनीथिंग. बट ऐसे बहुत सारे सिंगर है जिन्होंने सीखा नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दरवाजा बंद होगा. कुमार शानू जी है, बट जितना चाहिए उतना है उनमें. क्लासिकली इसका मतलब कंपलसरी नहीं. अगर आप क्लासिकल कंपलसरी, लेकिन बेसिक हरकत लेना वो सब उतना तो आपको जरूरी है. उतना तो आए उतना. एंड इफ यू कैन लर्न, इट्स ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू. इफ यू कैन लर्न, अगर आपके पास टाइम है, वो टाइम में अगर आपका लीजर में थोड़ा बहुत ये सब कर सकते हो, आपको हेल्प करेगा. आपको आपके अलावा, ठीक है, आपके गाने तो अमेजिंग थे ही, आपके अलावा आपको कौन कौन से गाने आपके जो कलीग्स थे, उनके पसंद थे और वो आपको इंस्पायर कर गए? ऐसे कौन से कंपोजर? अरे मेरा फैन लिस्ट बहुत बड़ा है. अच्छा, फिर भी कुछ बताइए. देखो, स्टार्ट्स विद आर डी बर्मन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी. वो तो आपके पहले थे. अच्छा, जतिन ललित जी का गाने मुझे बहुत पसंद है. अच्छा, आई लव देयर म्यूजिक. बहुत स्वीट गाने, और क्या उन्होंने गाने बनाए. ऑल देयर सॉन्ग्स. आनंद जी, मिलिंद जी, आनंद मिलिंद जी, ऑफ कोर्स. अरे क्या करते थे साजना एंड ऑल दोस सॉन्ग्स. देन अनु मलिक जी, वो तो ही इज अ ग्रेट मैन यार, ही इज अ ग्रेट. देन इवन राजेश रोशन जी, नदीम श्रवण जी, अरे वो सब गाने सुनते हैं अभी भी. मैं कभी भी मेरे खुद के गाने मैं सुनता नहीं हूँ. आज के जो कंपोजर, उसमें आपको कौन से ज्यादा अच्छे? अरे ऑल ऑफ देम आर टैलेंटेड यार. मिथुन इज वेरी गुड. देन जो साउथ के कंपोजर्स है, अनिरुद्ध रविचंद्रन ना, ही इज वेरी गुड, सुपर्ब इज. देन जो अभी के प्रीतम दा इज ऑल्सो डेडली यार. वो क्या खतरनाक आदमी है वो क्या गाने बनाता है वो. All his songs are very 100% hits. All of them. I love. And किसी का भी गाना अच्छा हो ना, मैं सुनता हूँ. आपको रैप म्यूजिक कैसा लगता है? मुझे अच्छा लगता है. See, even in मेरी पैंट भी सखी जो गाना था ना दुलारा का, उसमें कितना रैप था. वो लड़की कितनी क्यूट है, वो सब गोविंदा जी ने रैप तो गाया. See, rap is a different culture, is a different genre. Actually, जो वहाँ के रैपर्स है वो तो बहुत डेडली है. और यहाँ के भी, जैसे कल ही मैं रात को नेटफ्लिक्स में हनी सिंह जी का वो मैं ये इसका जो नया डॉक्यूमेंट्री शुरू हो गया, आपको मालूम होगा, नेटफ्लिक्स हैज जस्ट रिलीज. आई वाज सीइंग दैट हाउ ही क्रिएटेड हिज ओन रैप थिंग. तो निखिल जी, अभी जो लेटेस्ट गाना आया हुआ है सोनू जी का, अच्छा सिला दिया, जो आप ही ने क्रिएट किया था जी, आई थिंक 90s में किया था जी, और अभी जो नया वर्जन है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए प्लीज. हाँ, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि अभी काफी 90s के गाने रीमिक्स करते हैं, तो इन्होंने क्या किया, टी सीरीज ने एक बिटर बिट्रियल करके वो गाने को वापस लाया. वो आदित्य देव ने प्रोग्रामिंग किया, बहुत अच्छा किया, और थोड़े यंग ऑडियंस के लिए उन्होंने वो गाना रिक्रिएट किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. एंड टी सीरीज ने हमको क्रेडिट दिया. आई थैंक भूषण जी फॉर दैट. जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे उनको मेन क्रेडिट दिया. सुपर. सो और क्या चाहिए लाइफ में ना. तो निखिल जी, जिनका भी नाम आता है एज अ म्यूजिशियन या सिंगर या लिरिसिस्ट, तो उनको रॉयल्टी आता है उस गाने का? बिल्कुल आता है. इनफैक्ट मैं ये पॉडकास्ट में लोगों को बोलना चाहता हूँ कि भाई प्लीज बिकम मेंबर्स ऑफ IPRS इफ यू आर अ कंपोजर, बिकम अ मेंबर ऑफ इसामरा इफ यू आर अ सिंगर. एंड ये तो दो तो है, क्योंकि अभी सिंगर्स जो एसोसिएशन था, जो इसरा था, उसमें भी जो सिंगर्स के गाने जो बजते उसके रॉयल्टी शुरू हुए आने. और इसरा का ऑफिस इधर ही है, माडा में है. संजय टंडन उसका CEO है. क्योंकि आगे जाके यू विल स्टार्ट गेटिंग मनी फॉर योर सॉन्ग्स दैट आर प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड.
ये रॉयल्टी का प्रोसेस कैसा होता है जरा सी बताइए। आपका जहाँ गाना जब रिलीज हो गया आपको वो लिंक इस तरह को इन्फॉर्म करना पड़े। अच्छा, लिंक अगर समझो फिल्म का गाना नहीं है, वो गाना कोई इंडिपेंडेंट है, ठीक है, यूट्यूब पे सिंगल है, तो उसका कैसे प्रोसेस है? उसका भी रॉयल्टी मिलता है। सी आपका गाना कहीं ना कहीं अगर बजेगा तो आपको इसका रॉयल्टी आएगा, करेक्ट? तो यू बिकम अ मेंबर ऑफ इसामरा। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में होगा तो हाँ, सी इसामरा क्या करती है कि जहाँ अगर आपके गाने कहीं बजे, वहाँ के जो रेडियो स्टेशन है, वहाँ के जो उन लोग रॉयल्टी इसामरा को बेचती है फॉर द सिंगर। जो भी सिंगर्स का रॉयल्टी है वो पूरे वर्ल्ड में एक रूल बना है कि वो जो गाना, सो एग्जांपल मैं अपना गाना बोल रहा हूँ, आप मेरा गाना ले लो, तुम बिन का, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जहां बजता है उसकी रॉयल्टी आईपीआरएस को आती है और वो रॉयल्टी हमको भी मिलती है। उसका हिस्सा ऐसा है कि लिरिसिस्ट को भी मिलता है, म्यूजिक कंपनी को भी मिलता है और म्यूजिक कंपोजर को भी मिलता है। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? अगर समझो 100 रुपीज मिल रहा है तो उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? वो एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग। फेयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है? फेयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है? बिल्कुल। सी एग्जैक्ट डिटेल्स वी डोंट नो, वी हैव टू ट्रस्ट देम, बट मिलता है सर। तो आपको अभी भी आ रहा है तुम बिन का रॉयल्टी? मेरा तो जितने भी मैंने 1990 से काम किया सब रॉयल्टी मेरा आ रहा है। और वो रॉयल्टी ईयरली आता है वैसे? एवरी 4 मंथ्स आता है। अच्छा। और मैं ऐसे ऐसे गाने के रॉयल्टी आए कि मुझे कभी यकीन ही नहीं होता था। मैं जब वो जो फिगर्स देखता हूँ ना, अरे ये गाने का रॉयल्टी आ गया, अरे इसका ये रॉयल्टी आ गया। सो मैं आपको ये, एवरी सॉन्ग इज इंपॉर्टेंट, एवरी कंटेंट विच यू पुट इन द यूनिवर्स इज इंपॉर्टेंट। आप उसमें भेदभाव मत करना, डू योर बेस्ट। इफ यू डोंट माइंड, कैन यू जस्ट टेल मी हाउ मच रॉयल्टी? सी रॉयल्टीज जो मिलता है वो वेरी होता है, कभी बिटवीन 20 lakhs to 30 lakhs ऐसा रॉयल्टी आ जाता है। 20 अबव? कभी 20 और अबव, 20 और अबव। अच्छा, इट कैन बी, इट वेरीज। कितना आ रहा है? यस सर, बट आपका काम होना चाहिए। तो 90s के जो भी कंपोजर्स है सबको मिल रहा है, सिंगर सबको मिल रहा है? आपके गाने चले तो मिलेगा, एंड इट कम्स इन चंक्स, स्मॉल चंक्स। वेरी नाइस। पहले ऐसा नहीं था ना? पहले ऐसा नहीं था, अभी स्लोली ग्रो हो रहा है। इट डिपेंड्स ऑन द कंपोजर, आई टोल्ड यू ना। आप देखो, कुछ लोग मेरे पास भी आते हैं, सर हमको नहीं मिल रहा है। मैं बोला आपके गाने अगर बजे है तो मिलेगा, अगर गाने नहीं बजे तो कैसा मिलेगा ना। तो निखिल विनय हैड 22 प्लैटिनम डिस्क सर, 22 प्लैटिनम डिस्क है, तो जो आता है बस वी हैप्पी। तो आपको जो एक्स अमाउंट आता है उतना ही एक्स अमाउंट आपके सिंगर, ज्यादा रॉयल्टी किसको मिलता है? सिंगर को रहता है, कंपोजर को? नहीं, सिंगर को अपने एसोसिएशन से मिलता है। अच्छा, और आपका जो एसोसिएशन है वो आईपीआरएस है, कंपोजर्स। सुपर। लेकिन देखो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं लोगों को बोल रहा हूँ। सबसे पहले जब मैं करियर शुरू किया तो गोल्डन चैम्बर्स जो टाइटन शोरूम के सामने, तनिष्क शोरूम के, मैं एक एल्बम का मैं वो डिटेल भर के जाता था, मैं उनको पर्सनली जाके सबमिट करता था। अभी कुछ लोगों ने सबमिट ही नहीं किया तो कहाँ से ये लोग रॉयल्टी ढूंढेंगे? तो हाँ, तो मैं क्या बोलता हूँ कि जो नए कंपोजर्स है, प्लीज रजिस्टर योर वर्क्स। अगर डिजिटल है तो डिजिटली रजिस्टर करो। अगर दिक्कत हुई किसी को बोलो भाई आप इतने पैसे लो और हमारा वर्क्स रजिस्टर करो। उनके पास कंटेंट होगा तो ही करेंगे ना। और कहाँ पे रजिस्टर करना है? आईपीआरएस के वेबसाइट पे, क्योंकि अभी सब फिजिकल फॉर्म में नहीं है। और आपको लिंक सेंड करना है जो गाना आपका? बिल्कुल, जैसे यूट्यूब में आया वो सेंड कर दो। जैसे बस अगर यूट्यूब का भी भेजा और स्पॉटिफाई का भी अपने लिंक भेजा, हो गया। उन लोग फिर जो आपके नाम पे ना सब डिटेल आता है वहाँ, लिरिसिस्ट, नेम ऑफ दिस, तो आपको रॉयल्टीज मिलेंगी। तो निखिल जी, आप जरा बताएंगे कि अच्छा सीला जो गाना है जी, ठीक है, उसके लिए सोनू निगम ही आपकी चॉइस क्यों थी? जब हम फिल्म के रिकॉर्डिंग करते थे सनी सुपर साउंड और टी सीरीज में और सुदीप में, तब सोनू जी और उनके पिताजी अक्सर आते थे मिलने के लिए। और मेरा एक नेचर है, मैं सबसे मिलता था, अभी भी सबसे मिलता हूँ। कोई मुझे व्हाट्सअप करे गाना, मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, ये शुरुआत से है। तो एक दिन एक म्यूजिशियन था अरविंद भैया, जो अभी नहीं रहे, मैं सोल रेस्ट इन पीस, उन्होंने मुझे सोनू जी से पर्सनली मिलवाया था नीचे सनी में कि निखिल भाई 2 मिनट दो। तो मैं मिला, तो आई लाइक हिज वॉइस वेरी मच, करेक्ट। और उसके बाद अमर हल्दीपुर जी ने मुझे टी सीरीज में भी उनके गाने सुनाए। फिर पता चल गया कि उन्होंने बहुत अच्छा, गुलशन जी को भी उनके गाने पसंद आए थे, तो गुलशन जी ने ऑलरेडी उनके साथ काम शुरू किया। तो व्हेन आई मेड दिस एल्बम, आई राइट इन माय बिगिनिंग, मुझे कॉल आया
कि दिस मैं सोनू निगम जी से ही गवा लूंगा। पर सोनू निगम ने उसके पहले कोई बड़े हिट नहीं दिए थे ना उस टाइम पे, क्या थे? उनका नाम तो हो गया था, नाम तो बिकॉज हो गया नाम हो गया था बिकॉज वो सारे गम भी था, प्लस उसके कवर्स बहुत चले, फिर रफी एक एल्बम था, एंड आई फाउंड अ स्पार्क इन हिम। ही वाज वेरी टैलेंटेड और वेरी स्वीट गाय, ऑलवेज वेरी हार्ड वर्किंग। उनके पिताजी भी आते थे, अगम जी। तो मैंने गुलशन जी को एक दिन जाके बोला कि ये 2-3 गाने ना मैं सोनू जी से ही गवा लूंगा, और उसने अफलातून गाया। अच्छा सिला दिया was recorded in Golden Chariot in the main studio. It was recorded by Satish Gupta, dubbing, and the track was made by Hemant Parkar in Sudeep. तो मुझे अच्छी तरह याद, करीब 9:30-10 बजे शुरू किया, 12 बजे खत्म हो गया गाना। एंड ऑसम, मैं जो बोलता था वो करता था, तो मैं जो बोलता उससे बेटर करता था। अब मुझे थोड़ा सा लग गया कि ये गाना अगर सही पिक्चराइज हो ना, चांसेस है, क्योंकि जो भी सुन रहा था ना वो अंदर गाना, सडनली आई डोंट नो कि वो सर गाना लग रहा है ऐसा कुछ बोल रहा था। मुझे भी एक बहुत सॉलिड फीलिंग आई जब ट्रैक बना, ओके था, लेकिन जब उसने गाया ना तो फिर वो भी गाना उसने डब किया, इश्क में हम किस कदर चोट खाए हुए, इश्क में हम तुम्हें क्या बताए, और वो ट्रैक भी जबरदस्त बना था। लकीली ना, मैं वाज वेरी लकी कि बॉलीवुड के जो वायलिनिस्ट मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि ये एल्बम जैसा था तब वायलिन यूज नहीं होता था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे लिए कुछ करो। तो मुझे अच्छी तरह है कि पटेल साहब एक वायलिनिस्ट था, वो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर कर दो, तो 16 वायलिन वो एल्बम में बजे, तो वो फिल्म के जैसे गाने लगे। फिर पीयूष कनौजिया जो मेरे दोस्त है, उन्होंने वो अरेंज किया, उसने वो पार्ट बनाया, स्ट्रिंग्स पार्ट, तो इट साउंडेड लाइक अ फिल्म सॉन्ग। और उसमें और एक छोटी सी सीक्रेट मैं बताऊंगा कि मुझे पता चल गया कि एक इंस्ट्रूमेंट है हार्मोनाइजर, जिससे वायलेंस मल्टीप्लाई होते हैं। तो मैंने गुलशन जी को रिक्वेस्ट किया कि सर ये एक इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप ऑर्डर कर सकते हो तो यू वोंट बिलीव इट। गुलशन जी ने, मैं 12 बजे में गुलशन जी से बात किया, 12:15 को मुझे वापस बोला, उन्होंने वेद जी से बात किया, ही ऑर्डर्ड द हार्मोनाइजर फ्रॉम सिंगापुर या हांगकांग, और विद इन 10 days द हार्मोनाइजर केम। तो वो वायलिन्स और बढ़े, थोड़े सिंथेटिक हुए लेकिन बढ़े, तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा ट्रैक बन गया। सी ऑल फेवर ऑफ द ऑल गॉड्स विशेस। तो जब एल्बम रिलीज हुआ तो ऐसे लगे कि फिल्म के गाने, और जब फिल्म गुलशन जी ने बनाई, जब एल्बम हिट हुआ तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इट वाज साउंडेड लाइक बिग सॉन्ग्स, मोर देन बिग। हालांकि इतने बिग नहीं थे, गॉड्स विश। मैं भी अभी भी सुनता हूँ ना, ऐसा लगता है कि 100 वायलिन बजे उस गाने में, वो पूरे वो जो सीरीज में। आई न्यू द डिवाइन गॉड वाज विद मी। थैंक्स निखिल जी, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपसे मिला रिगार्डिंग म्यूजिक प्रोडक्शन, रिगार्डिंग म्यूजिक कंपोजिशन। इट वाज रियली नाइस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।